देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो अब तक हमने किया है उसमें कोई फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करते थे हम लोग एफ एक्स डी एक्स, ये तुम्हारा कोई एक नया फंक्शन आता था तो उसको मैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में नाम इंडेफिनिट क्यों बोला गया था? उसमें नहीं होती थी, डिफाइन नहीं होता था, लिमिट्स डिफाइन नहीं होती थी उसको, मतलब उसकी एक गिवन वैल्यू आती थी। मतलब मेरे ख्याल से इंडेफिनिट का ये मतलब है ना कि जो ये प्लस सी क्या करता है बेसिकली, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन याद है, ये तुम्हारा कर्व देता था और मल्टीपल कर्व देता था, इस सी के चलते एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता था। तो बेसिकली यू कैन नॉट डिफाइन ए स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में नहीं बता सकते थे। अब जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग लिमिट लगाते हैं। एक हो गया लोअर लिमिट, जो डी एक्स होता है वही यहाँ लिखा जाता है, लोअर लिमिट इजकल टू एक्स इजकल टू बी। तो आपको करना क्या है, एज इट इज जैसे लिमिट निकालते हो, सॉरी जैसे आप इंटीग्रेशन नॉर्मल निकालते हो, आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके कैपिटल एफ एक्स आ गया, लोअर लिमिट ए बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई बार ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह केवल ऐसे करके, ठीक है। और क्या करते हैं, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, मतलब जो फंक्शन आया उसमें आप एफ बी माइनस एफ एस, जो सी है बेसिकली क्या है, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल टर्म में जो तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है दैट इज़ नथिंग बट वो प्रॉपर इंटीग्रेशन ही है, और इंटीग्रेशन में बस आपको जब इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन आता है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है, और कोई मतलब नहीं इसका, बस ये कॉन्सेप्चुअली बस इतना है। अब तुमसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है, तो घड़ी डालो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसका, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीनिंग से ही, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या बताता है ये, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में प्लेन इंग्लिश से बोला जाए, इंटीग्रल मतलब कि तुम सम कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो चीज़ों को, ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो क्या ऐड कर रहे हो, एक फंक्शन को ऐड कर रहे हो, एक फंक्शन देखो एफ एक्स, ध्यान से देखना, अब इसको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका समझ, मान लो कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन आपका एफ एक्स है, क्या कर रहा है ये एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही तो हो रहा है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर किसी डिस्टेंस x पे अगर छोटा सा एक एलिमेंट मान लिया जाए जो इसकी विड्थ dx है, और इस x पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये fx होती है, इसी का लेंथ fx होता है, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये छोटा सा जो रेक्टेंगल और dx इनफाइनेटिमली स्मॉल, मतलब ये एलिमेंट है, तो ये जो छोटा सा आपका आ रहा है, दिस गिव्स यू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया बेसिकली ये क्या दे रहा है, इस छोटे से एलिमेंट का ये एरिया बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये इसका एरिया बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जो पहला पार्ट मैं बोल रहा हूँ बाद में डिस्कस करेंगे, लिमिट एज ए सम, वो क्या बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर टोटल एरिया को हम लोग मान लो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इक्वल पार्ट्स में, और 10 इक्वल पार्ट्स का अगर एरिया निकाल लिया जाए तो ऑलमोस्ट वो एरिया उसके बराबर आएगा। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, किसी ने कहा कि नहीं मुझे 10 नहीं 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसका एरिया और एक्यूरेट आएगा। किसी ने बोला 1000, यानी कि जो नंबर ऑफ जो डिवीज़न है जिसको मैं n टर्म बोल रहा हूँ, n कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर रहे हो उससे, हाँ पूरे एरिया को कितने इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर रहे हो उससे आपकी एरिया की एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। और जिस समय n को आप इन्फिनिटी टेंड कर दोगे तो वो पूरा एरिया एग्जैक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली लिमिट एज ए सम में यही बोला गया है कि इसको हम n पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसकी एक की विड्थ h लेते हुए, और उसको हम लोग क्या करते हैं, समेसन लगाते हैं। समेसन लगाते हैं मतलब कि ये f1 x1, मतलब एक एलिमेंट, एक लिमिट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ हो गया, एक उसके बगल हो गया, और n की वैल्यू हम टेंड कर देते हैं किसको, इन्फिनिटी को। यही चीज़ आपकी बेसिकली क्या आती है, इंटीग्रल आ जाती है। तो मान लो इसी फंक्शन को तुम्हें x इक्वल टू a, तो a क्या है, लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री, और x इक्वल टू b क्या है, मान लो ये अपर बाउंड्री। तो ये यहाँ से तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, मतलब x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b आपका क्या बता रहा है कि जो एफ एक्स डी एक्स एक एलिमेंट का एरिया था,
ये जो एरिया है इसको अगर छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हुए अगर इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड किया जाए तो वो उस एरिया की वैल्यू वही देगा जो सिंपली इसको इंटीग्रेट करके जो हमने मैथमेटिकली ये वैल्यू जो बताई है कि ये जो वैल्यू आती है ये उसके एरिया के बराबर वैल्यू देता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अलग है। वो एओडी से समझाया गया था। एओडी क्या बोलता है, एरिया मतलब वो टेंजेंट देता था, स्लोप देता था, और वो फैमिली आप कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है आपका, वो आपका एरिया देता है। इन दोनों के बीच का आपका एरिया दे रहा है। ये क्लियर है, समझ में आ गया ये? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। इसी को न्यूटन्स लेबनीज फार्मूला भी बोलते हैं। ये जो सिंपल सा ना कि इसको इंटीग्रेट करके जो वैल्यू रखा जाता है इसी को हम लोग न्यूटन्स लेबनीज फार्मूला, लेबनीज फार्मूला आपके बुक में इसी को जानते हो थ्योरम नंबर 1 करके स्टेट किया गया है। यही आपका थ्योरम नंबर 1 है। क्या चीज़, पेज नंबर 335। तो जो एक्सरसाइज 7.9 है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.9 और एक्सरसाइज 7.10 इन दोनों में कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जिसने इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व कर लिया है उनको इन दोनों एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं 1-2 क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, देन वी विल मूव टू प्रॉपर्टी विच इज़ मेन पार्ट या कोर पार्ट। तो 7.9 का जैसे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कोई बताओ कौन सा किया जाए? 2 मिनट में दे रहा हूँ, ट्राई कर लो जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। 7.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, लिमिट क्या दिया गया इसमें, π/6 से लेके π/4। तो तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स याद है? कोसेक एक्स का हाँ, ये पहला इंटीग्रेशन, इसके 3 इंटीग्रेशन है। पहला इसने बोला कि लॉग कोसेक एक्स, यही है। एक होता है प्लस सी नहीं होगा क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के वर्ल्ड में। ठीक है, तो π/6 से लेके, या सी लगा भी दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 3 इंटीग्रेशन है। एक तुम्हारा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, दूसरा लॉग tan x/2, लॉग tan x/2 दूसरा हो गया। एक और है बोल दिया, तो लॉग माइनस लॉग एक्स प्लस माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, 3 इंटीग्रेशन हो गई। तो पहला हो गया, दूसरा माइनस लॉग कोसेक एक्स माइनस प्लस कॉट एक्स, और ये फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन और थर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग tan x/2। हाँ, सब बुक का ही बता रहे हैं। तीसरा वाला सबसे आसान है, लेकिन तीसरा वाला लगाने में खतरा है क्योंकि वो बाई 2 कर रहा है। तो π/4 का बाई 2 करेगा तो π/8 मुसीबत हो जाएगी। तो बेटर हम लोग ये वाला लगाएं। हाँ, आगे आंसर क्या है, ठीक है, देख लो पीछे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वैल्यू पुट करो, लॉग कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस हाँ लॉग कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6। लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, ये तुम्हारा माइनस है, डिवाइड हो जाएगा। कोसेक π/4 की वैल्यू √2। वेरी गुड। और नीचे ये क्या होगा, 2 -√3। ये आंसर हो गया। चाहो तो रसलाइजर से कर लो पीछे से देख के। ठीक है, चलो और कोई एक क्वेश्चन, मेरे ख्याल से रहने देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा, बाकी होमवर्क है।
9 और 10 हाँ 10 में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 में क्या है कि इंटीग्रेशन की थोड़ी सी टेक्निक यूज, भाई सीधे सीधे फार्मूले बेस्ड हैं। ये पहला एक्सरसाइज जो है ना 7.9, ये बस आपको ये चेक करा कि आपके अभी तक के इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आपको फिंगर टिप्स पे हैं कि नहीं है। हाँ कभी टेस्ट होगा सर, इसका भी आप लोग इंटीग्रेशन का भी टेस्ट तो प्लान है ही, लेकिन अभी वो फॉर्मूले सारे बता दें। वो तो अभी वो जब समय आएगा एक एक करके, ठीक है। और 7.10 में तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करना है। हाँ तो ये भी एक क्वेश्चन देख लेते, बताओ कौन सा बता दें। 7.10 तुम बताओ, तुम तो टिक किए हो, टिक किए रहते हो ना, कोई एक टफ क्वेश्चन। 7.10 में क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट साइन फाई cos to the power 5 phi d phi। कैसे करेंगे इंटीग्रेट इसको? में देखो इसमें क्या करो ना, साइन फाई को अगर t मानोगे या x मानो तो ये cos फाई d फाई इक्वल टू डी एक्स। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 0 से π/2 साइन फाई का बेसिकली अंडर रूट, इस cos 4 को दो पार्ट में ब्रेक करो। एक हो गया cos फाई डी फाई, ये क्या बना देगा हमारा dx। बचा क्या, cos की पावर 4 बचा, cos की पावर 4 बचा, लेकिन cos की पावर 4 को हमें साइन में चाहिए, तो क्या होगा cos की पावर 4 इज नथिंग बट cos स्क्वायर का स्क्वायर। और cos स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर हो गया, cos की पावर 4 इंटू cos ए cos फाई हो गया। तो इसको जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, अब देखो सब्स्टिट्यूट करते समय एक चीज़ और ध्यान दो, जब x फाई की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू अब क्या होगी, अब लिमिट चेंज हो रही है, ध्यान देना यहाँ पे लिमिट चेंज हो रही है, एज इट इज़ नहीं करते हैं। अब फाई की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू अब π/2, ठीक है तुम ही वन बोल लेते, ठीक है π/2 पे क्या होगा 1, यानी कि अब लिमिट आपकी चेंज हो गई, क्या हो गया 0 to 1 रूट टी या रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, हो जाएगा ना, इसको होल स्क्वायर करके खोल दो और 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो, निकाल लो आंसर, देखो क्या आ रहा है। देखते हैं, तो ये तुम्हारा देखो इंटीग्रेट करोगे इससे क्या आएगा, रूट एक्स की पावर हाफ, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है dx। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर हाफ माइनस 2 x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 9/2 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 प्लस 2/3 ना, 2/3 x की पावर 3/2 2 1/2/7 x की पावर 7/2 और प्लस 2/11 ना, x की पावर 11/2, 0 से लेके 0 का टेंशन लोअर लिमिट का तो लेना ही नहीं है, सारे 0 हो जाएंगे, केवल 1 वाला देख लो। तो ये क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11 एलसीएम क्या बात, 3 इंटू 7 इंटू 11 ठीक है, तो 3 हो गया 7 इंटू, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7, सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 154 माइनस 132 और प्लस डिवाइड बाई जो भी है, ठीक, ये फाइनल 64/, यही आंसर है। चलो गुड।
एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एरिया होता है, तो अगर मैं तुम्हें कर्व ऐसे दे दूं, मान लो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक तुम्हें निकालना है डिफरेंट इंटीग्रेशन, मतलब तुम्हें निकालना है एफ एक्स ए से लेके बी डी एक्स। तो ज्योमेट्रिकली अब ये क्या बता रहा है? हाँ, मान लो दोनों ऊपर नीचे बराबर है, ये मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, या मान लो ये 10 यूनिट है, ये आपका नीचे 8 यूनिट है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो जो प्योर एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, अगले चैप्टर आएगा ए वाई जिसको बोलते हैं। प्योर एरिया अलग चीज़ होती है, एरिया वाइज ये कितना हो गया? 18। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के वाइज क्या हो गया ये? क्योंकि यहाँ पे एरिया आपका क्या है? नेगेटिव है। हाँ, एरिया आपका नेगेटिव है बेसिकली, ये एरिया आपका पॉजिटिव है। तो ये बेसिकली बताता है क्या चीज़? ये बताता है, एरिया तो बताता है, लेकिन ये अलजेब्रिक सम बताता है। मतलब क्या हुआ, इधर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिए, माइनस है तो माइनस लीजिए, टोटल वैल्यू उसकी बता देता है। क्लियर? ये एक पॉइंट था, क्लियरिफाई कर लेते हैं। हाँ, वो फिर अलग करना पड़ता, हाँ, तो उसको डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, अब आ जाइए कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ लिख लो, सम प्रॉपर्टीज़। तो ये जो सम प्रॉपर्टीज यही सारी इसमें है, मेन चीज़ है। जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 1 P1, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, जो बुक में लिखा है ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या बताता है कि A से लेके B जो fx dx होता है, ये A से लेके B ft dt के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ ये? मतलब हाँ, मतलब तुम कभी भी अपनी मर्जी से वेरिएबल चेंज कर सकते हो, इसमें कोई, हाँ, इसमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, x इक्वल टू टी हो रहा है। यहाँ का प्रूफ अगर देखा जाए बहुत सिंपल एक लाइन में, तो x की जगह टी रख रहे हो, तो जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू क्या होगी? a होगी। x की वैल्यू जब b होगी तो t की वैल्यू b होगी। जब dx होगा तो ये dt हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग कई बार। एग्जाम में वो लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करिए। मतलब प्रॉपर्टीज़ तो सब भी लिख दो छोटा सा, लेकिन नंबर मत लिखना कभी, ठीक है। P2 क्या है? A से लेके B fx dx जो होता है। सर A और B किस साइड आते हैं? जो साइड आते हैं, A लोअर लिमिट है, B अपर लिमिट है। साइन के साइड आते हैं, जैसे लिखा हुआ था हमारे यहाँ पे A लिखती है, उस तरफ B लिखती है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा आज तक, नहीं देखे कभी भी, किसी बुक में नहीं है। मैम की गलत आदत पड़ गई है। तो ऐसे लिखना है। हाँ, हमेशा ऐसे 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 A B, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लिमिट चेंज होती है, अगर लोअर अपर बन जाए, अपर लोअर बन जाए, ठीक है, तो ये आपका B हो जाए, ये आपका A हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस। भाई इसकी वैल्यू क्या आती थी? इसकी वैल्यू अगर देखा जाए प्रूफ वाइज क्या आती थी? एफ बी माइनस एफ ए, यही आती थी। तो इसे माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एफ बी। तो जो इंटीग्रल आपका बी ए से बी था, बी से ए हो गया, लेकिन आगे माइनस आ गया। ठीक है, प्रूफ थोड़ा बता दे रहे हैं जिससे मान लो कहीं बोले तो ठीक है। या दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लो, एक्स की जगह क्या ले लो? माइनस टी ले लो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 3। आपने प्रॉपर्टी 0 से शुरू किया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, P0 शुरू किया है। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लो ये एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक है, देखो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक है। मान लो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक है, तो आप इसको हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू ए से लेके b जो एफ एक्स डी एक्स होगा, इसको आप हमेशा x इक्वल टू ए से लेके, केवल एक नहीं कई सारे भी हो सकते हैं, इसको C1 C2 भी चाहो तो डाल सकते हो, C1 C2 डाल दो। तो C1 इसको हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब फंक्शन हमारा, हाँ,
हाँ मॉडुलस हो जब पीस वाइज हो, C1 से फिर C2 कर लो, फिर C2 से लेके B तक कर लो। तो बेसिकली इसमें फंक्शन को अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन खुद अपने आप में पीस वाइज फंक्शन है। फंक्शन की वैल्यू अलग अलग रेंज में बदलती है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो उस सब केसेस में हम लोग फंक्शंस को ऐसे, हाँ मतलब कॉन्टिन्यूस को भी कर सकते हो, ये तो जनरल रूल है, लेकिन एक यूज़ केस बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो, ठीक है। देखो उसमें एक प्रॉपर्टी पहले ये देख लो, 0 से a f(x) dx, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, ये जो होता है आपका जीरो से a f(a माइनस ax dx, 0 से a, ध्यान देना 0 से a, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से a तक गया। हाँ नहीं मिस नहीं हुआ है, रुक जाओ, हाँ वो मैं देख रहा हूँ, ये समझ जाओगे तो तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो 0 से a f(x) dx क्या मतलब हुआ, इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वैसे तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब मैथमेटिकली भी कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो 0 से a मतलब क्या हुआ, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस जा रही है। तो x आपकी 0 से लाइन शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, x = a, इसके बीच में कोई एक कर्व है, मान लो इसको मैं फिलहाल के समझो ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे तो ये कर्व मान लेते हैं f(x) है। हाँ समझ में आई है। तो यानी कि 0 से a के बीच मतलब क्या बात करना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इसका एरिया मुझे आप निकाल के बताइए कितना होगा, ये तो बोल रहा है। तो तुमसे मैं पूछूं कि अगर तुम f(x) का ग्राफ जानते हो तो f माइनस x का ग्राफ कितना होता है, जानते हो कि नहीं सब लोग। तो यानी कि ये ग्राफ किधर बन जाएगा, उल्टा, हाँ या ना। यानी कि ये अब आपका नया f(x) हो गया, मतलब जिसको माइनस बोला जा रहा है, हाँ या ना। अब इसमें अगर मैं बोलूँ a ऐड कर दो, ग्राफ में a ऐड कर दो, तो किधर शिफ्टिंग होती थी, ऐड करने पे लेफ्ट साइड, राइट वर्ड, राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड है। राइट नहीं, अरे y = x और y = x + sin का ग्राफ बना, कहाँ शिफ्ट हो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ x तुम सही बोल रहे हो मानस, जो बताया गया तुम वही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ एक चीज़ उल्टी हो रही है। हाँ f(x) अगर है, अगर आपसे पूछा गया f(x) माइनस a किधर शिफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये ये राइट हाँ सर उस तरफ जाएगा ना। अरे ये x माइनस ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो, x = a x² जानते हो, y = कैसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनता है। अब मैं बोला कि x - 2 का होल स्क्वायर बनाओ, तो बीच पे 0 हिट करेगा तो 0 कब, ये x, ये y0 कब होता है, जब x 0 होता है। ये यहाँ पे y0 कब होगा, जब x की वैल्यू, तो 2 किधर जाएगा वो, राइट हां बाय राइट साइड, y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी, यानी कि ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस केस को जरा चेक कर लो। अगर a की वैल्यू अगर +x होगी तब वो 0, तो f माइनस x राइट जाएगा, fx लेफ्ट जाएगा, नहीं दोनों ही राइट जाएगा। हैं फिर f माइनस x से आप a ऐड कर रहे हो तो फिर राइट जाएगा ना a की तरफ। एक मिनट से रुक जाओ, इसको सोच लेते हैं 2 मिनट। तो इसमें मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये वाला पूरा ग्राफ उठ के राइट साइड आगे जा रहा है, ये शिफ्ट कर, मतलब ये ऐसे करके जा रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो ग्राफ ऐसे था
वो 180 एक तरह से घूम जा रहा है, तो ये आपका एफ एक्स आपका एफ ए माइनस एस के बराबर हो गया। समझ में आया ये ज्योमेट्रिकली एरिया सेम रहेगा। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं एरिया आपका सेम। ये शिफ्टिंग करके जो एरिया आपका इस पोर्शन का है, इसी को तुमने क्या किया, घुमा दिया 180। अब बोला कि इसका एरिया क्या होगा, तो ये ज्योमेट्रिकली एरिया आपका सेम दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब 90% केसेस में यही प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन इसमें ध्यान देना ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0 शुरू होकर ए तक जाती है, तो जहाँ जहाँ एक्स है आपने क्या किया, उसकी जगह ए माइनस एक्स रख दिया। ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अब ये तो हुआ ग्राफिकल तरीका, चलो मान लेते नहीं समझ में है मुझे। अब इसको जरा मैथमेटिकली ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं मैथमेटिकली क्या सही है। तो इसमें देखो एक्स की जगह हम क्या लेते हैं, मान लो ए माइनस टी लेते हैं, ध्यान दो। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ए माइनस टी बन जाएगा। डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस डी टी, यानी कि ये आपका माइनस बाहर आ गया। एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए। हाँ या ना, एक्स की वैल्यू अगर ए होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू अगर ए होगी तो 0। यानी कि ये यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अभी देखो प्रॉपर्टी जो 2 बताए थे, अगर ये माइनस है, ये इसको स्विच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि 0 से लेके ए एफ ए माइनस टी डी टी हो गया। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया गया, टी को हम कुछ भी कर सकते हैं, तो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, इसका मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। ये सब करना नहीं है, बस समझा रहे हैं। ठीक है, काम हमको बस इसका है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी लिख लो। जो अगली प्रॉपर्टी है, ये मैं क्या बोला हूँ, 90% केसेस में यूज होगा। ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो 10% केसेस, मतलब 10 नहीं 5 मान लो, नहीं तो बाकी कहाँ जाएंगे। तो अगली जो प्रॉपर्टी है ये देखो, ए से लेके बी, ध्यान दो, ए से लेके बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए से बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर डाल लो। हाँ, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। इसमें देखो ध्यान से देखो कि जो ए बी यहाँ 0 नहीं आता है, ये ए से बी गया है, तो ये क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस बी फिर माइनस एक्स। ठीक है। तो ए भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको ग्राफिकली समझोगे, x इजक्वल टू ए से लेके x इजक्वल टू बी, मान लो ये ग्राफ है आपका, है, तो इसका माइनस क्या होगा, इसका माइनस क्या होगा, माइनस ए से माइनस बी। तो ये क्या हो गया आपका, f माइनस एक्स हो गया, अभी भी सेम है। अब फिर क्या करा जा रहा है, इस f माइनस को क्या कर रहे हैं हम लोग, f a प्लस बी माइनस एक्स, फिर इसको शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड में, तो ये घूम के फिर से आपके इस पॉइंट पे आ गया। ये तो क्या ग्राफिकल तरीका। मैथमेटिकल कैसे करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स को क्या मान लो, a प्लस बी माइनस टी, a माइनस टी। तब उस डिटेल में नहीं जा रहा है, कर सकते हो बहुत इजीली प्रूफ मैथमेटिकली ग्राफिकली। तो आपको बस ये याद रखना कि a से b जो एफ एक्स डी एक्स होता है, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी जब लगाने का समय आता है तो दिमाग नहीं काम करता है। दिमाग कैसे काम करेगा, ध्यान से सुनो। ये दोनों देखने में बड़े अजीब दिखते हैं, लेकिन जब दोनों को ऐड कर दोगे ना, तब वो सेंस, हाँ, इट मेक सेंस। तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ये वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू है जिसको करने से मुझे हेल्प मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। देखो ये जो प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है, प्रॉपर्टी कौन सी है, 5 थी कि 4 थी है, 5 थी। प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 4 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर्टी 4 जो है प्रॉपर्टी 5 का एक स्पेशल केस है। अगर ए को तुम 0 कर दो और बी को अगर ए कर दो तो वही आ जाएगा। ए को 0 कर दोगे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। और बी को अगर ए कर दोगे तो 0 से ए, 0 से यहाँ पे ए को 0 कर दो और बी को ए कर दो, तो एफ ए माइनस एक्स। ठीक है।
अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी देखो। देखो ये क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रल 0 से 2a। अब देखो a तक नहीं है, ये 0 से 2a। अब इसकी समस्या ये है ना कि जब इंटीग्रल मान लो 0 से 20 लिखा है मान लो, तो तुमको ये नहीं मान लो 0 से मान लेते हैं, मान लो 5/π लिखा है मान लो, तो तुमको ये नहीं समझ में आता है कि ये 0 से a वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी लगने वाला है ना। चैलेंज समझ में आया? तुमको नहीं समझ में आ रहा ना कि भाई ये पाई हमारा a की तरफ बिहेव करेगा, 2a की तरफ बिहेव करेगा, इसलिए a भी प्रॉपर्टी लगाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसको क्या करो, ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है, 0 से a, हाँ 0 से a fx dx और प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx। लिख लो इसको। अब इसका प्रूफ देख लो कैसे होगा। मतलब क्या हुआ है कि ये इसको हाफ कर दिया गया है, 2 पार्ट में निकाला गया है, एफ एक्स डी एक्स अलग निकाला जा रहा है और 2a माइनस एक्स निकाल। तो देखो इसका प्रूफ अगर आप समझो तो ऐसे ही हम डाल दें तो यही आएगा। नहीं, वैसे नहीं आएगा। ऐसे डायरेक्ट हम 0 की तो कोई होती नहीं है, तो f है और उधर f है, तो 2f है और इधर सर इसका हाँ डायरेक्टली सेकंड वाला ही आएगा ना, फर्स्ट वाला टर्म के डायरेक्ट 2f ही है। वैसे ज़रूरत नहीं बोल रहे हो, नहीं हाँ ये प्रॉपर्टी यही है, सर लेकिन यार इसका फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से है ना, ये 0 से 2a है। हाँ मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है, a वाली ये लाइन है, 2a लाइन ये है। तो कोई फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, मान लो ये जो एरिया है, ये 0 से 2a इसको बोलते हैं, ये किसके बराबर है, इस फंक्शन का 0 से a, अब प्लस दूसरा क्लियर नहीं लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, 2a, एक नया फंक्शन बनाया जा रहा है कि नहीं। तो देखो इसका प्रूफ पहले समझ लो, ये पूरे एरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ, यानी कि 0 से 2a को हम 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस a से लेके 2a, ये कर सकते नहीं, बताओ पहले। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 जो बताया गया है, जस्ट सिंपली एरिया को सेपरेट आउट कर दिया गया है। अब इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एज इट इज़ हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को मान लेते हैं 2a माइनस t, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ds कितना हो जाएगा, माइनस dt, अंदर क्या हो जाएगा 2a माइनस t। अब x की वैल्यू अगर a होगा तो x की वैल्यू a होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, a ही होगी, और x की वैल्यू अगर 2a होगी तो t की वैल्यू 0। तो ये किसके बराबर हो गया, इसको स्विच कर दो, तो 0 से a और फिर t को स्विच कर दो तो क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स dx। तो ये इसके बराबर हो गया सेकंड वाला पार्ट। समझ में आया? हाँ, ज़रूरत है इसकी। हाँ सर, मुझे भाई क्योंकि 2a को i का अलग वेरिएबल ही मान के होता है। कई बार ये पाई होता है ना, तो कुछ फार्मूले π/2 में अप्लीकेबल होते हैं, तो 0 से पाई में वो सीधे नहीं लगता फार्मूला। जैसे तुम इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, ये लॉग साइनस याद है क्या है, बताओ फार्मूला, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, बोलिए, हैं, नहीं याद है, नहीं याद है ना, हाँ हाँ, एग्जाम्पल नंबर 36, एग्जाम्पल नंबर 36 एग्जाम्पल नहीं है, ये अपने आप में थ्योरम है, यही है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पर सर ये जो π/2 आप कह रहे हो पाई से नहीं होगा, पाई से नहीं होगा, ये पाई बाई, इसका डेरिवेशन करोगे ना तो इसमें इसको यूज़ करना पड़ता है, कई जगह इसको यूज़ करना पड़ेगा। चलो यूसेज अभी देख लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है, 1-2 और प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी का सब प्रॉपर्टी मान लो, इसी प्रॉपर्टी का सब प्रॉपर्टी मान लो, देखो ध्यान से, ठीक है, आपके बुक में नया प्रॉपर्टी करके लिखा है ये,
हाँ नया प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी नंबर 7 मान लो। देखो ये चीज़ इसके बराबर है, लेकिन अगर तुम्हारा f(x) तुम्हारा f2a माइनस एक्स के बराबर होता है, याद है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में क्या करते थे, x की जगह मान, लेकिन यहाँ x की जगह माइनस एक्स नहीं रख रहे हैं, ध्यान दो, fx की जगह क्या रख रहे हैं 2a, जो यहाँ वैल्यू है उसको माइनस एक्स करके चेक कर रहे हैं क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर दोनों वैल्यू सेम आए यानी कि जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है, फंक्शन वाइज दोनों सेम है, और 0 से ये दोनों है यानी कि दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तो इसकी मतलब तब फार्मूला क्या बन गया, 0 से 2a fx dx किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। इसको ग्राफिकली मैं समझा दे रहा हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा अगर समझ में आना रहेगा। देखो ध्यान से, अगर कोई फंक्शन ऐसे मान लो ये x इक्वल टू 0 लाइन है, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू 2a है, हाँ? ये फंक्शन क्या बता रहा है कि x पे जो fx की वैल्यू होगी वही 2a माइनस एक्स पे, यानी कि 2a से अगर तुम यहाँ से 1 आगे जा रहे हो तो यहाँ से 1 पीछे जा रहे हो, दोनों वैल्यू बराबर होगी। यानी कि जैसे जैसे मान लो ये मैं नीचे गिरा रहा हूँ तो वैसे वैसे इस साइड से नीचे गिरता जाएगा, यानी कि दोनों फंक्शन आपस में इस कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। तो ये जो इसका ग्राफ ये हो गया, हाँ? अच्छा दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 देखो, अगर fx की वैल्यू माइनस f2a माइनस एक्स हो जाता है तब क्या होगा, तब नया फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 0 से 2a fx dx क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया ये? यानी कि अब आपका जो ग्राफ बन रहा है जिधर पॉजिटिव बन रहा है उधर इतना नेगेटिव बन रहा है, तो ये सीधी वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आपको इंटीग्रल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला केस पिछला वाला केस का स्पेशल है, पिछला वाला केस जनरल केस है, इसमें अगर ये फंक्शन इन कंडीशन को मीट करते हैं तब ये अल्लाह लगता है। अगर ये इक्वल हो गया फंक्शन तो ये ट्वाइस हो जाएगा, अगर ये फंक्शन माइनस हो जाएगा एक दूसरे का तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर? हाँ। अब जो अगला फॉर्मूला है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ बस लास्ट है ये फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है लिख लो ये। देखो माइनस a से लेके a fx dx, ध्यान देना जो माइनस है वही यहाँ प्लस है। माइनस a से लेके प्लस a fx dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, अगर fx इवन फंक्शन है तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर मान लेते fx इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो वैल्यू x पे जो f की वैल्यू है, मान लो ये फंक्शन ऐसे जा रहा है तो ये वैल्यू ऐसे जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू माइनस से लेके। तो अगर ये इवन फंक्शन है, मतलब अगर fx इक्वल टू माइनस ऑफ fx नहीं प्लस ऑफ माइनस fx होता है तो इसका क्या मतलब हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालने के बजाय आप क्या करो, केवल यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल के उसको ट्वाइस कर दो। तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx है। अगर ये ऑड फंक्शन हुआ, नेक्स्ट लिख लो, इफ इट इज ऑड फंक्शन मतलब fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस fx, मतलब अब ग्राफ कैसे बना है आपका, ऐसे बना है जैसे आपका साइन का ग्राफ होता है। मैंने बोला इसका एरिया निकालो तो भी ट्वाइस, माइनस पाई से प्लस पाई है, सर पर आपने बताया था ना कि सम अलजेब्रिक सम, एरिया नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अलजेब्रिकली एरिया पूछ रहा हूँ अभी। डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया नहीं सीधे ऐड कर देते हैं। भाई आपका गांव में खेत है, एक रोड के उधर एक रोड के इधर है, तो बोलो टोटल खेत 0 हो गया, मतलब एरिया वाइज 0 नहीं होगा। लेकिन अगर बोला अगर डेफिनेट इंटीग्रल निकालो तो 0, डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया को नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। लेकिन आपका घर का खेत 0 नहीं होगा,
नहीं तो नलीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सिंपली ये वैल्यू 0। तो ये ऐसे ऐसे जगह क्वेश्चन लगेंगे कई जगह कि जहाँ आप बड़ी मेहनत करोगे लगाने के लिए और लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन क्या था, ऑड फंक्शन था, उसकी इतनी मेहनत की हमें जरूरत नहीं थी। तो हम लोग जब भी डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन आता है तो पहला हम दिमाग लगाते हैं कि इसको क्या इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट लगा लेंगे, हमको इंटीग्रेट नहीं चेक करना है। सबसे पहले बहुत ध्यान से हमको देखना है इसकी लिमिट्स को कि क्या -a से है, क्या 0 से a है, कि 0 से 2a है, क्योंकि देखो एसेंशली 3 ही 4 प्रॉपर्टी है, बाकी तो तुम्हारी कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, लेकिन 2 या 3 प्रॉपर्टी जो कि फंक्शन को सीधे रिड्यूस कर दे रहा है, उसकी वैल्यू को सीधे रिड्यूस कर दे रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको इतनी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ लिख लो, लेबनीज इंटीग्रल रूल। लेबनीज के भी 2 रूल हैं, एक जो स्कोप में, एक तो थोड़ा हाई फाई ज़्यादा है, इसमें तो विकीपीडिया में तो बहुत हाई फाई दे रहा है। लेबनीज इंटीग्रल रूल, हाँ लेबनीज की स्पेलिंग LEIBNIZ है, गलत लिखा है स्पेलिंग, अब यही लिखा है, लिख लो लेबनीज LEIBNIZ, लेकिन इससे मिस हो रहा, TZ होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ शायद ये होता है। लेबनीज इंटीग्रल रूल याद है, वेरी गुड, बोलो जरा। हाँ dy/dx ux से vx fx/dx v'(x) fvx माइनस u'(x) fux। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खासकर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सर वो यू भी आप बता रहे इसका यू से समझा दे रहे हैं। सर ये जो आपने दोनों लिखे हैं वो वी लिखे हैं पहले, ये वी है दोनों, ये वी है और ये लास्ट वाला यू है। देखो दो अलग बनाया हूँ, वी ऐसे बनाया हूँ और यू ऐसे बनाया हूँ, देखो ये मेंस में आया मेरे ख्याल से ना। देखो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल x टेंडिंग टू 0, नहीं इंटीग्रल नहीं, सॉरी रुक जाओ, लिमिट, क्वेश्चन लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt 0 to x स्क्वायर डिवाइड बाई x sin x। इसका तुम्हें निकालना है लिमिट्स। तो ये अभी क्वेश्चन किसका लग रहा है, ये लिमिट्स का है। कॉन्सेप्ट क्या लगने जा रहा है, क्योंकि देखो पहले तो जो एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल जो हम बोलते हैं वो लगाने की बेसिक कंडीशन क्या है, 0/0। क्या आ रहा है वो, कैसे कैसे बोलो ना, समझाओ, इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, कैसे निकाल लो 0? सर ये ऊपर का वैल्यू 0 कैसे निकाल लो बताओ? ये tan x tan t हो जाएगा, tan t हो जाता है, tan x स्क्वायर का ये तो होता है tan t। हाँ तो tan x स्क्वायर माइनस tan 0 के साथ है tan 0 हाँ तो ऊपर tan t स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो ऊपर tan x स्क्वायर, हाँ tan x स्क्वायर हो गया, नीचे x sin x हो गया, 0/0 फॉर्म आ गया। बेसिकली क्या है कि लोअर लिमिट 0 है, हाँ अपर लिमिट क्या बोल रहा है, 0 तो लोअर अपर क्या है, 0 जहाँ शुरू कर रहे हो वहीं तक खत्म हो जा रही है, तो यानी कि एरिया क्या आएगा 0, और नीचे x 0 है, 0/0। ठीक है, अब मैंने कहा चलो हॉस्पिटल लॉपिटल रूल लगाया जाए, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग
डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये एक इंटीग्रल को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो। कई बार इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर पाते हो, कई बार इंटीग्रेबल नहीं होता है ये। तो अगर इंटीग्रेबल मालूम नहीं है तो तुम इसको कैसे लगाओगे? देखो यहाँ पे ux आपका क्या है 0, vx कितना है एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको इंटीग्रल को जो कि डेफिनिट है उसको इंटीग्रेट न करने के बजाय हम लोग डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू दे रहा है ये। ठीक है, जो इंटीग्रल है ये डिफरेंट इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट ना करके इस पूरे इंटीग्रल को हम डिफ्रेंशिएट करके सीधे जो फंक्शन आ रहा है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियली आपको किस रूट से जाना चाहिए, पहले इंटीग्रेट करो, फंक्शन निकालो, फिर डिफ्रेंशिएट करो। 2 स्टेप को ये शॉर्टकट मार रहा है एक तरह समझो, समझ में आए? तो सीधे इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस रूल से, मतलब लेबनीज रूल लगाना है हमको। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहले जो लोअर और अपर लिमिट उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करो 2x, फिर एफ वी एक्स, क्या मतलब है, फंक्शन में क्या वैल्यू डालो, x की जगह क्या डाल दो, vx डाल दो, यानी कि क्या हो गया ये सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 है तो ये 0 हो जाएगा, कहानी खत्म इसकी। और नीचे क्या हुआ, ये एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स प्लस एक्स ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, अब इसके बाद लिमिट कैसे निकालो, ये हमने क्यों किया, डिफरेंशिएट किया है, लॉपिटल रूल लगाया गया है। ठीक है, अब इसको लिमिट निकाल पाओगे, कैसे निकालेंगे इसको बताओ, x से डिवाइड कर दोगे। तो x से डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 बाहर कर लो, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो गया साइन x बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। अब सारी वैल्यू जरा पुट करो, ये तुम्हारा x टेंडिंग टू 0 पे साइन x बाई एक्स क्या होता है 1, कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 1 + 1 हो गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ x की वैल्यू जो रखोगे तो बेसिकली क्या हो गया cos 0 की वैल्यू 1 हो गया। समझ में आई है? इसके बाद देखो वैल्यू पुट कर, इसके बाद हम लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम लोग क्या, हाँ लिमिट क्या नहीं हो रहा है, हटती नहीं है। अब वैल्यू पुट कर रहे हो, देखो लिमिट में, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में लिमिट को तुम अंदर ले जाकर सबके अलग अलग लिमिट निकाल सकते हो। तो इसकी अलग निकालना हो, इसकी अलग निकालना हो, इसकी अलग निकाल लो। इसकी निकाल लो कि साइन एक्स बाई एक्स फार्मूला है ये, तो ये 1 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 2, 2 से 2, और सेक 0 बेसिकली cos 0, सेक 0 इज नथिंग बट cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चन इस पे हैं, ये तो बहुत हल्का था, नहीं आते हैं इसमें, एडवांस में बहुत आते हैं इस पे। सर लास्ट में आंसर तो ट्वाइस भी तो होगा, कहाँ पे है, 2 वाला कट गया ना, 2 कट गया ना, ये नीचे 1 + 1 2 था 1। cos 0 आता है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वाले में भी इंटीग्रेशन जो लगाया फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला पेपर जो लगाया था उसमें भी तो हाँ सब कर, वही तो बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट पेपर जब आप लोग दिए थे, एक मिनट, जो अभी मैं बोल रहा था ना, समेसन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन मेथड, ये पूरा आपको लिमिट से दिखता है, ये तो इंटीग्रल दिखता ही नहीं किसी तरह से। हाँ R/n, समेसन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से शुरू करते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि मुझे बस कंसर्न कि आप इसको इस तरह का क्वेश्चन कर लो। ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/√n² - 1 स्क्वायर 1/n² - 2 स्क्वायर, लास्ट में 1/n² n - 1 का होल स्क्वायर। कहीं लग रहा है इंटीग्रल है, नहीं सर, नहीं ना, सर समेशन हो रहा है इसमें लेकिन समेसन हो रहा है। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, मतलब यहाँ 1 है,
यहाँ 2 है, ऐसे करते करते वो n-1 तक। एटी में कुछ फॉर्मूला देना AP नहीं है ये, अंडर रूट के अंदर 1/n करके है। हाँ? n into n plus 1 into 2 n plus 1 वैसे ऐसे करके। तो वो नहीं लग रहा है यहाँ पे, अंडर रूट में है, डिनोमिनेटर में है। सर 1/n करके तो बेसिकली इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, सिग्मा 1/n² माइनस r²। ठीक, r कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके n-1 तक, ध्यान से बोलो, r कहाँ से, 1 से लेके n-1 तक। हाँ, तो ये मैंने लिमिट लगा दी, चाहो तो ऐसे लिख दो। और फिर इसके मुझे क्या करना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/n हाँ। अब इसका तुम लोग एल्गो लिख लो, एल्गो या रूल, कैसे इसको हम लोग ब्रेक करते हैं इंटीग्रल में। इस पूरे फंक्शन को हम लोग बनाते हैं समेशन 1/n f/r/n। इस पूरे फंक्शन को हम लोग बनाते हैं सिग्मा, लिमिट ऑब्वियसली रहेगी 1/n f/r/n। मतलब जहाँ जहाँ r दिखा उसको r नहीं दिखना चाहिए, वो क्या दिखना चाहिए, r/n। तो क्या हम बना पाएंगे इसको, तो r नहीं दिख रहा है तो मैं r/n बना देता हूँ। चलो, तो इसको r/n का स्क्वायर कर दो, इंटू n स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर बाहर कर दो। तो ये जो पूरा है आपको ऐसे दिखेगा। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 से लेके n-1 1/n अंडर रूट 1 माइनस r/n का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा 1/n तो 0 ही होता है। ना 1/n 0 नहीं होता है। नहीं, इसमें लिमिट्स में 1/n क्या है, ध्यान सुनो। वो अभी इन्फिनिटी टेंड करो 1/n। नहीं सुन लो पहले, नहीं सुन लो, वेट। पूरे जो फंक्शन को हमने n स्ट्रिप में डिवाइड किया है, हैं? वो n स्ट्रिप का एक पार्ट क्या है, उस n स्ट्रिप का एक पार्ट क्या होता है, छोटा सा पार्ट, वही एक एलिमेंट होता है। यानी कि अब आपको वर्किंग रूल में पहले रूल के बाद जब आपने ये कर लिया तो आपको जहाँ 1/n है उसको हम क्या करेंगे, dx से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और जहाँ r/n है, rx प्लेस पे 1/n ऐड होते गया है, तो r/n आपका हो जाता है x। समझ में आया? जहाँ पे 1/n है उसको dx रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसको टोटल n पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एलिमेंट का जो लेंथ है या विड्थ है वो dx है, rx तक का टोटल हो गया वही x होता है। ठीक है, लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है, तो इसकी जो लोअर लिमिट होती है, लोअर, हाँ लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 1, यानी कि तुम ऐसे निकाला जाता है। देखो इसको, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जो भी यहाँ वैल्यू लिखा है लोअर लिमिट, उसको बाई n ये निकालते हैं। ये क्या देता है हमें, लोअर लिमिट की वैल्यू। तो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना। ये बन गया dx, यस या नो, ये बन गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें लिमिट चाहिए, लिमिट में ध्यान से देखना, वही बोल रहा हूँ बार बार, लिमिट में, लिमिट r इक्वल टू 1 से चल रहा है, तो ये लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट अपॉन n, n टेंड टू इन्फिनिटी, 1/n क्या हो जाएगा, ये 0, यानी कि इसकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n-1/n, इसकी वैल्यू क्या आएगी, समझ में, 1-1/n। तो ये क्या आ गया, 1। ये आपका इंटीग्रल हो गया। और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, ये किसका इंटीग्रल है, ये इसका इंटीग्रल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का ना 1/, फार्मूला बताओ सीधे मुझे 1/, ना। साइन इनवर्स x। हाँ, साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू
पाई बाई 2 -0 मतलब आंसर हो गया आपका पाई बाई 2। समझ में आई है?